अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया जी। आज जो है ना हमारा टॉपिक वो कनाडा के रिफ्यूज़ल के बारे में है, क्योंकि आजकल जिनके रिफ्यूज़ल आते हैं कनाडा के तो वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर काफ़ी सवालात पूछते हैं कि अब क्या करें, हम दोबारा अप्लाई करें, फ़ौरन अप्लाई करें, बाद में अप्लाई करें। तो काफ़ी लोग अब ये सवालात पूछ रहे हैं, क्योंकि ईयर का एंड आ गया तो रिफ्यूज़ल बढ़ गए। तो जब बढ़ गए तो अब ये सवालात बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं कि अब हम क्या करें। कैन प्लस में भी रिफ्यूज़ल आ गया हमारा, ख़ास करके जो मिडिल ईस्ट से लोग हैं उनके कैन प्लस में भी बहुत रिफ्यूज़ल आना शुरू हो गए। तो उन लोगों ने ना अब सवालात करना शुरू कर दिए हैं काफ़ी। और यहाँ से भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए, चाहे कैन प्लस हो या नॉर्मल हो, अगर किसी का रिफ्यूज़ल आ रहा है तो एक ईयर का एंड हो गया है तो उसके अंदर वो लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं कि यार अब हम क्या करें, हम वापस अप्लाई करें। इसी सिलसिले में ना मैंने सोचा कि एक ये व्लॉग बना लिया जाए। को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों काफ़ी लोग जो है ना, क्योंकि जब ईयर एंड हुआ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ईयर एंड होता है तो कोई भी दुनिया की कंट्री हो वीज़े का कोटा कम करती है। और दूसरा एक और काम ये करती है कि प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो कर देती है। जब लोगों के जो है ना वीज़े अब थोड़ा सा जब स्लो हो जाता है तो आराम आराम से आना शुरू होते हैं। तो जब आराम से आना शुरू हुए तो काफ़ी लोग हैं ना मुझसे सवालात पूछ रहे थे, भाई आपके वीज़े आ रहे हैं तो आपने ये केस कब अप्लाई किया था। तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार ये जो केस था, मैं लोगों को हेल्प करने के लिए बैठा हूँ तो जवाब भी दे देता हूँ। तो जब मैं पूछता हूँ कि यार ये मेरा केस जो है ना सितंबर की इस डेट को अप्लाई हुआ था, तो बोला, फिर वो अपना काउंट करते हैं कि अच्छा आप लोग आपने सितंबर की, अगर फ़र्ज़ करें मैंने बोला मैंने सितंबर की 5 सितंबर को अप्लाई किया था, तो वो बोलते हैं अच्छा यार हमने 25 को किया है, तो मतलब आपका अभी जवाब आया है तो हमारे जवाब में 20 दिन 25 दिन बाकी हैं। तो लोग इस चीज़ से कैलकुलेशन करते हैं। फिर वो खुद ही कैलकुलेशन करते हैं खुद ही। फिर जब उनके 20 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वो लोग फिर बोलते हैं कि यार आपने तो बोला था कि आपका जवाब इतने दिन में आ गया। मैंने बोला यार मैंने तो दिन तो नहीं बताया, आपने मुझसे पूछा कि आपने ये केस कब अप्लाई किया था तो मैंने डेट बता दी। अब देखें, हम अप्लाई करते हैं ना, तो हमने अप्लाई करके अच्छा सा केस हमारे हाथ में क्या होता है कि हम केस को अच्छा सा रेडी करें, अच्छा सा आपको गाइड करें कि केस को किस तरह रेडी करना है और किस तरह अप्लाई करना है। तो हम वो हर चीज़ अच्छी से अच्छी करवाने के लिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ कि सामने वाले बंदे को हेल्प मिले कि किस तरीके से केस को रेडी करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, क्या क्या नहीं करनी। हम केस को अच्छा सा रेडी करके अच्छी जगह पहुँचा सकते हैं। बस कनाडा का एक एम्बेसी बिल्डिंग है, हमारा काम है कि हमने केस को अच्छा रेडी करके बिल्डिंग के अंदर रख दिया। बिल्डिंग के अंदर हमारी अथॉरिटी नहीं है। जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के अंदर पूरी दुनिया से लोगों के केस आते हैं, क्योंकि कनाडा एक ऐसा वाहिद प्रोसेसिंग पोर्टल है जो पूरी दुनिया का एक ही पोर्टल है। ठीक है, आप जब उस पर अप्लाई करते हो तो आप बता दो कि आप कहाँ से हो, पाकिस्तान से हो या कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, लेकिन पोर्टल एक ही। आप दुनिया में कहीं से भी अप्लाई करोगे तो आपको उसी पोर्टल से अप्लाई करना पड़ेगा और अपना बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से हो। तो एक ही पोर्टल है, एक ही बिल्डिंग के अंदर हम केस डाल के रख देते हैं। अब उनके हाथ में है, वहाँ के वीज़ा ऑफिसर के हाथ में, कि वो कब केस को रीड करें, कब निकालें। हाँ, एक चीज़ है कि हम नेट के ऊपर ये देख लेते हैं कि हर जगह की प्रोसेसिंग टाइमिंग अलग है। मिडिल ईस्ट के 6 महीने, पाकिस्तान के 2 महीने। तो हम उसको देख के बता देते हैं कि यार देखो 2 महीने लिखा आ रहा है। असल अब तो मैंने ना लोग मुझसे पूछते हैं ना, भाई आप 2 महीने क्यों बोलते हो, हमारा 2 महीने में जवाब नहीं आया। तो मैं उनको इंटरनेट से निकाल के 57 डेज़ लिखा हुआ आता है कनाडा की अपनी वेबसाइट पे कि पाकिस्तान से अगर कोई अप्लाई कर रहा है विजिटर वीज़ा तो उसका 57 डेज़ में जवाब आएगा। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज देता हूँ कि यार देखो ये जो है ना इन्होंने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे पाकिस्तानियों के लिए, यही चीज़ मैंने आपको बताई। अब वो 57 की जगह आपसे 100 दिन ले रहे हैं, 180 दिन ले रहे हैं या 300 दिन ले रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं है। क्योंकि देखो, मैं तो आपको वो चीज़ गाइड करूँगा जो लिखी हुई होती है, क्योंकि मेरे पर कोई कनाडा की एम्बेसी से या कनाडा गवर्नमेंट से या कनाडा के कोई प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है कि मैं उससे हर चीज़ पूछूं कि यार ये हमारा केस क्यों रुक गया, आपने 50 दिन बोले थे, क्यों 60 दिन लग गए। ऐसा नहीं हो सकता। हम स्टडी करके बात करते हैं कि स्टडी क्या कहती है। ठीक है ना, तो स्टडी के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसके अंदर मुझे ना ये बहुत मुझे परेशानी होती है। देखें, मैं अगर आपको इंस्टाग्राम पे जवाब दे रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब देखें, काफ़ी लोग जो है ना मुझसे सवालात पूछे अप्लाई करते वक्त, मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला अब हमें क्या करना चाहिए, हम परेशान हैं इस जगह, हम क्या अटैच करें। तो मैंने उनको A to Z गाइड कर करके पूरा उनका फॉर्म फिल करवाया। अप्लाई हो गया, दैट्स इट। हमारा काम होता है अप्लाई करवाना आपका अच्छा सा। फिर इसके अलावा भी अगर कोई पूछते हैं कि यार बायोमेट्रिक का टाइम नहीं मिल रहा, उस पर भी गाइड कर देते हैं। फिर इसके अलावा लोग पूछते हैं कि यार कितने दिन में जवाब आता है, तो मैंने उसको बताया 2 महीने में जवाब आता है। फिर इसके बाद रेगुलरली अगर कोई मुझे यूँ टच करके बोलता रहता है ना, यार इतने दिन हो गए, यार इतना टाइम हो गया, आपका तो इतने दिन में आ गया था, आपके इस क्लाइंट का इतने दिन में आ गया था, तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे इस क्लाइंट का इतने दिन में आया, मेरा एक क्लाइंट है जिसका उससे पहले अप्लाई हुआ था जिसका आज तक जवाब नहीं आया।
तो हम उसके जवाब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, कनाडा के हाथ में। तो जो लोग इस तरीके के सवालात पूछते हैं ना कि बार बार कंटिन्यूसली, तो यार देखो, अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो आपकी प्रॉब्लम के लिए दे रहा हूँ। आपका केस अच्छी जगह अप्लाई करवा दिया आपने, केस जब सबमिट करना था उसके अंदर मैंने आपको हेल्प कर दी। अब जो काम कनाडा के हाथ में है, कनाडा के वीज़ा ऑफिसर्स के हाथ में है, कनाडा गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसके जवाब अगर आप मुझसे बार बार सवाल पूछोगे तो मैं कैसे देखूंगा। देखो मेरे पास जो इंस्टाग्राम के ऊपर है ना, मैं जब डेली इंस्टाग्राम रात में खास तौर पे लेके बैठता हूँ, मेरे पास आपके अकेले के नहीं, मेरे पास कुछ हज़ारों के अंदर मैसेजेस होते हैं कि हर बंदा अपनी अपनी चीज़ें पूछ रहा होता है। इसके अंदर कोई दिन का मैंने केस अप्लाई, अब कितने लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से पहले केस अप्लाई कर चुके होते हैं, लेकिन वो नहीं होता एक भाई बंदी के अंदर के यार कुछ, चलो यार थोड़ा सा इससे पूछ लेते हैं, कोई नॉलेज हासिल कर लेते हैं, तो उस तरीके के बिला वजह के भी सवालात करते हैं। तो यार वो बिला वजह के सवालात मत करो, क्योंकि देखो आप लोग के मैसेज, मैं मेरा काम है मैं हर मैसेज खोल के देखता हूँ, क्योंकि मैंने जब आपको इंस्टाग्राम पे आने का बोला है तो इसलिए नहीं बोला कि आप सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो का बटन दबा दो, डेट सेट। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, सवाल पूछो तो मैं आपको जवाब देता हूँ, इसीलिए देता हूँ कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे आपको जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, इन केस अगर कभी कभी कनाडा पाकिस्तान की टाइमिंग बढ़ाता है, बता दूंगा कि यार 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, या कम हो जाएगा तो मैं बता दूंगा या 1 महीना टाइम हो गया, मैं तो उस रीडिंग के हिसाब से बताऊंगा जो वो उन्होंने अपना मेंशन किया है। तो बिला वजह के ना मुझसे खाम खा के सवालात नहीं करें, क्योंकि मुझे, अगर मैं मैसेज खोल के आपको जवाब देता हूँ तो अगलों के जवाब निकल जाते हैं। तो जिसको वाकई जेन्युइन काम है तो वो मुझसे मैसेज करे, कांटेक्ट करे। हर बंदा इस चीज़ को मानता है कि मैं हर बंदे को जवाब देता हूँ, मुझे बाद में थैंक यू भी बोलता है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, वो अपने मतलब का अपना काम पूछते हैं, इसके अलावा नहीं पूछते। हाँ, अगर कभी उनका कोई केस रिफ्यूज़ल आ जाता है, कोई रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद भी पूछते हैं कि यार भाई अब रिफ्यूज़ हो गया, आप क्या करें। तो मैं उसको जवाब देता हूँ। ये सही जवाब, ये सही सवाल है। अगर आपने मुझसे सवाल पूछा, एक केस अप्लाई करवा लिया, सही है। इन केस अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल आ गया तो आप मुझसे दोबारा पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आपका वो टॉपिक अलग है। अब आप बिला वजह टाइम, आपका एक केस अप्लाई है कनाडा के पास है, और उसके बीच में आप मुझसे टाइम पास कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करो। तो प्लीज़ अगर आपको कोई सवाल है तो वो पूछें। आपने अपना कनाडा का अप्लाई किया हुआ है तो पूछें। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है तो पूछें। आपको मैं गाइड कर देता हूँ, सही है। मतलब किसी को हर्ट करने के लिए बातें नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ जेन्युइनली एक बात बता रहा हूँ कि आप लोगों के इन मैसेजेस की वजह से दूसरे जिनको हेल्प चाहिए होती है उनके मैसेजेस निकल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे काम नहीं करें। अच्छा, टॉपिक लंबा हो जाएगा तो मैं आपको मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो आजकल मैं जो बता रहा था कि लोगों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, तो लोग काफ़ी परेशान हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि अब क्या करें, हम दोबारा अप्लाई कर दें। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नॉर्मल अप्लाई किया हुआ था, रिफ्यूज़ल आ गया, उनका अब यूएस का वीज़ा लग गया, तो बोलते हैं कि अब हमारा यूएस वीज़ा भी आ गया, अब हम कैन प्लस में अप्लाई कर दें। देखें, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपका रिफ्यूज़ल नहीं है ना कनाडा का, मतलब आप पहली मरतबा कनाडा अप्लाई कर रहे हो और कैन प्लस में ही अप्लाई कर रहे हो, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं था, मैंने कभी कनाडा अप्लाई नहीं किया था, कभी रिफ्यूज़ नहीं हुआ था, मेरे पास यूएस वीज़ा था, मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया। हाँ, एक बंदा होता है जिनका पहले एक मरतबा रिफ्यूज़ल हुआ हुआ होता है, 2 मरतबा रिफ्यूज़ल हुआ हुआ होता है, अब उनको यूएस वीज़ा दे देता है, तो अब वो कैन प्लस में अप्लाई करते हैं ना, तो मैं उनको बता दूँ कि उनका रेशो हमारे रेशो की तरह नहीं होता। मतलब अगर नॉर्मल बंदा कैन प्लस अप्लाई करता है तो उसका 95% रेशो अप्रूव होता है। हाँ, अगर कोई पहले पास में रिजेक्ट हुआ हो, एक मरतबा या 2 मरतबा, और वो कैन प्लस अप्लाई करता है, तो उसका जो है ना कैन प्लस का रेशो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब यूँ समझो कि 70% हो जाता है, 30% उसके रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में रखो। हाँ, अगर कोई कनाडा, देखो कैन प्लस की दो चीज़ होती हैं, या तो यूएस वीज़ा हो या आपका कनाडा विजिट हुआ हुआ। हाँ, अगर कोई बंदा रिफ्यूज़ हुआ हो पहले पास्ट में, फिर उसको कनाडा ने वीज़ा दे दिया हो, फिर वो विजिट भी करके आ गया हो, और वो फिर दोबारा कैन प्लस में अप्लाई करेगा, तो उसका भी रेशो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कनाडा में रिफ्यूज़ हुआ, कनाडा ने उसको बाद में वीज़ा दिया, वो कनाडा विजिट करके आया, तो उसका वापस से रेशो बढ़ जाता है और वो 95% से 100% तक भी चले जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये अलग अलग बातें होती हैं। आप इस तरीके की चीज़ें पूछोगे तो मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ और मैं बताता भी हूँ लोगों को। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हम रिफ्यूज़ हो गए, अब हमारे पास यूएस का वीज़ा है, अब हम कैन प्लस अप्लाई कर दें। तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं यार, अभी कैन प्लस अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो रिफ्यूज़ल रेशो बढ़ गया है। उनको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम लेके अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले अगर कोई बंदा रिफ्यूज़ हुआ है, चाहे कैन प्लस के अंदर हो रहा है, या क्योंकि मैंने कैन प्लस के अंदर रिफ्यूज़, ऐसे लोग होते हैं जैसे मैं आपको अभी बताया ना, कि अगर किसी का पहले पास में रिजेक्शन आई भी होती है और उनको अभी यूएस वीज़ा दे देता है और वो कैन प्लस अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही वो कैन प्लस अप्लाई करते हैं तो फिर वापस रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पहले कनाडा ने रिफ्यूज़ किया हुआ था, क्योंकि उनका रिफ्यूज़ल रेशो बढ़ जाता है। क्योंकि जब कनाडा के अंदर एक बंदा दोबारा अप्लाई करता है, चाहे वो कैन प्लस हो या कुछ हो, तो कनाडा देखता है कि यार उसने पहले रिफ्यूज़ क्यों हुआ। वो देखेगा यार पहले नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया, अब इसके पास यूएस वीज़ा, इसने दोबारा अप्लाई किया, तो वो आपका उस केस को उठाकर देखता है कि क्यों आपको रिफ्यूज़ किया। तो उस केस के अंदर जो आपको रिफ्यूज़ल क्यों किया ना, वो चीज़ निकालता है। ठीक है,
और देखता है कि तो अगर आपने वही मिस्टेक दोबारा की होती तो आपको दोबारा रिफ्यूज़ कर देता है, चाहे आपका कैन प्लस ही क्यों ना हो। सही है, तो इसलिए वो लोग रिफ्यूज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार हमने कैन प्लस में अप्लाई किया, हम फिर भी रिफ्यूज़ हो गए। तो मेन जब आपको मैं एक बात बताऊं, इस चीज़ के सलूशन के लिए मैंने आपको एक बात बताता हूँ कि कनाडा के अंदर जो है ना, जैसे यूके होता है ना, यूके अगर आपको रिफ्यूज़ करता है तो पूरा रीज़न इतना बड़ा लिख के देता है कि हमने आपको क्यों रिफ्यूज़ किया, आपने ये डॉक्यूमेंट्स दिया था, इसके अंदर ये लाइन में मिस्टेक हुई, वो आपको पूरा बताता है। लेकिन कनाडा का, अमेरिका का ऐसा नहीं होता। कनाडा, अमेरिका तो खैर बाद में बताता भी नहीं। कनाडा ने एक बहुत अच्छी चीज़ रखी है कि अगर आपको अपना वाकई रीज़न पता करना है तो आप उनको $5 से $7 पे करते हो। GCMS नोट्स कहलाते हैं, जिसको आप अप्लाई करते हो। GCMS नोट ये होता है कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आया तो आप उस GCMS नोट को अप्लाई कर दो। ऑनलाइन अप्लाई होता है 30 डेज़। 30 डेज़ के अंदर वो आपको है ना दोबारा वो आपको जवाब देता है। तो मतलब आपको जो जवाब देगा ना, उसके अंदर आपको पूरा PDF फाइल देगा, कुछ 30 से 40 पेजेस की देगा, और उसके अंदर आपको बताएगा कि आप क्यों रिफ्यूज़ हुए। तो अगर कोई कैन प्लस में रिफ्यूज़ होता है या नॉर्मल में रिफ्यूज़ होता है तो बेहतर है दोबारा अप्लाई करने से पहले पहले तो फ़ौरन अप्लाई नहीं करें, 3-4 महीने के बाद अप्लाई करें। और 3-4 महीने से पहले आप अपना ये $5, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये खर्च करके आप देख लेंगे आपकी मिस्टेक कहाँ हुई। तो उस जगह पे उस मिस्टेक को जाके ठीक करें और फिर दोबारा अप्लाई करें। कोई बंदा अगर है ना नॉर्मल में अप्लाई करता है, तो जब वो नॉर्मल में अप्लाई करता है और दोबारा जब वो कैन प्लस अप्लाई कर रहा होता है ना, तो उसको ये नहीं करना कि अगर आप नॉर्मल में रिफ्यूज़ हो गए तो आप कैन प्लस अप्लाई कर लोगे तो मिल जाएगा। नहीं, आपको लिए बेहतर यही है कि आप GCMS नोट्स के अंदर अप्लाई करो। 1 महीने के अंदर उसका जवाब आ जाता है, पूरी फाइल पढ़ो और फिर आपका रेशो वापस अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आपको दिखेगा ना कि यार ये बंदा पहले रिजेक्ट हुआ और जिस मिस्टेक के अंदर रिफ्यूज़ हुआ उस मिस्टेक को उसने क्लियर किया और फिर कैन प्लस में अप्लाई किया, तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि यार इसने कैन प्लस अप्लाई करने से पहले अपनी वो मिस्टेक ठीक की। तो अक्सर लोग जो है ना वो समझते हैं कि यार हमने, अब जो कितने लोग ये भी परेशान है कि यार हम कैन प्लस में रिफ्यूज़ हुए हैं तो ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और कुछ लोगों ने तो मुझसे सवालात करना शुरू कर दिए कि यार जब हम अपना कैन प्लस में अप्लाई कर रहे थे ना, तो उसके अंदर मेरे साथ मेरे किसी दोस्तों ने भी अप्लाई किया, तो उसने सारे बैंक स्टेटमेंट वगैरह एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लगा दिए और ये सब चीज़ें लगा दी, उनको मिल गया, हमें नहीं मिला, हमने लगाए नहीं थे। तो देखो, कैन प्लस के अंदर जो है ना आपको वीज़ा मिलता है, कैन प्लस की जो कैटेगरी, या तो आपके पास US वीज़ा हो या आपका लास्ट कनाडा विजिट हो। अगर आपके पास ये चीज़ें होती हैं, अगर आप बैंक स्टेटमेंट दोगे वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। देखो, वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानियों की आदत है कि एक चीज़ को बार बार खोल खोल के देखना। सही है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। वो बोलते हैं डेट सेट, हमने जो चीज़ आपसे मांगी है आप हमें वो दो, और जो चीज़ हमने आपकी हटा दी, मतलब जैसे नॉर्मल बंदा अप्लाई करता है तो उसके वो खुद ब खुद है ना, वो जब कैन प्लस में अप्लाई करता है तो उसके जो फंड्स प्रूफ वाले जो ऑप्शन होता है जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न वगैरह लगता है, तो वो उस ऑप्शन को ख़त्म कर देता है। तो बोलता है कि जो चीज़ हमने आपकी हटा दी, अगर आप वो डालोगे भी तो हम आपकी रीड नहीं करेंगे। तो बाद लोगों को ऐसा लगता है कि उसने, अब मेरे जानने वाले ने ये चीज़ लगा दी तो उसको हो सकता है कि उसकी वजह से वीज़ा मिल गया। और नहीं, वीज़ा आपको कैन प्लस की वजह से मिलता है। आप रिजेक्ट हुए होगे तो आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक की होगी। देखो, डॉक्यूमेंट्स में लोग मिस्टेक नहीं करते। अगर आपसे कैन प्लस के अंदर 4 चीज़ें मांग रहे हैं कि आप अपना है ना, मुझे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दे दो, पासपोर्ट दे दो और US वीज़ा दे दो और एडिशनल डॉक्यूमेंट दे दो, तो आपकी जो मेन जो चीज़ होती है ना, वो 3 चीज़ें होती हैं, पासपोर्ट, NIC और US वीज़ा। अगर आपने ये चीज़ सही दे दी, इसके अंदर किसी की मिस्टेक नहीं होती। सही है, अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो अपनी फॉर्म की वजह से हो रहा है। आप देखोगे आपने फॉर्म में कहाँ मिस्टेक की। अब एक बंदा जो है ना कनाडा के अंदर रिफ्यूज़ हुआ, तो उसने बोला कि यार मैं क्या कैन प्लस में रिफ्यूज़ हो गया, मेरे जानने वाले ने ना ये चीज़ें भी दे दी थी, एडिशनल में ये चीज़ें भी डाल दी थी। मैंने बोला देखो, एडिशनल के अंदर आप कोई भी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो डाल दो। एडिशनल ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन इसलिए रखा है, हाँ ठीक है डाल दो, अगर हमें कुछ देखना होगा तो हम देख लेंगे, वरना नहीं। ऑप्शनल चीज़ें ये होती हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ का ऑप्शन हो कि आपको ये यूज़ करना है नहीं करना और आपका काम 3 चीज़ों में हो रहा है, तो जाहिर है वो इनके पास इतना टाइम अभी फ़िलहाल है भी नहीं। बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं कि आपकी हर चीज़ खोल के देखें, मेन डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, इसके अलावा नहीं देखते। बोला कि यार हम अब क्या करें यार, मेरे दोस्त ने ये किया, मैंने ये किया। मैंने बोला एक काम करते हैं, दोस्त को वीज़ा मिला ना, हम दोस्त को बोलो कि आपने जो फॉर्म फिल किया है वो पूरा फॉर्म हमें दे, ठीक है। अब हम आपका फॉर्म लेते हैं। मैंने बोला अब आपका फॉर्म दो, अब आप ये GCMS नोट अप्लाई करो। उसने GCMS नोट अप्लाई किया तो उसको 20 दिन के अंदर उन्होंने जवाब दे दिया। जब GCMS नोट के अंदर अप्लाई किया ना, तो मसला पता है कहाँ था, कि यार आपने अपनी वर्क की डिटेल दी है ना, जो आप काम करते हो, उसके अंदर आपने ना ये जो डेट्स वगैरह बताई है ना, तो ये डेट आपस में मैच नहीं कर रही। आपने बोला कि आपकी एजुकेशन इतनी ख़त्म हुई, आपने ये चीज़ ज्वाइन की, आपने पहले जॉब की, जॉब के बाद डायरेक्ट काम शुरू किया और काम शुरू करते बोला आपकी डेट्स मैच नहीं कर रही। तो मैंने बोला कि डेट्स क्यों मैच नहीं कर रही। बोला यार मैंने अंदाजे से डेटें डाली थी कि मैंने इतने में ग्रेजुएशन किया, इतने में मैंने जॉब की थी और जॉब मैंने 2 से 3 साल की थी इसका। मैंने बोला देखो ये मिस्टेक की वजह से आपका रिजेक्शन हुआ। और वो ये समझ जाता है कि हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपने दोस्त की तरह फंड्स प्रूफ वगैरह नहीं लगाए, ये नहीं लगाए, वो नहीं लगाए।
तो वो मेरा बताने का मकसद यही है कि लोग जो रिजेक्ट होते हैं ना, वो अपने फॉर्म की मिस्टेक की वजह से होते हैं। कैन प्लस के अंदर कैन प्लस में डॉक्यूमेंट्स मांग नहीं रहा है। जब एक चीज़ वो मांग नहीं रहा है, बहुत सीधे लोग होते हैं, वो मतलब बोलते हैं कि जितना आपसे पूछा जाए उतना जवाब दो। तो भाई एडिशनल डॉक्यूमेंट एडिशनल है। अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ डालो जो आपकी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं था, मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो मैंने वो डाली थी। अगर किसी की सैलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी की जॉब है, जिसको महीने के 10 लाख 15 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो अपनी सैलरी स्लिप डाले, जॉब लेटर लगाए। तो जो चीज़ जिसकी स्ट्रांग होती है ना, वो डाले कि उस वीज़ा ऑफिसर कभी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स खोले भी तो उसको ये चीज़ मिले कि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ मिले उस बंदे की कि हाँ यार वाकई ये स्लिप होने वाला बंदा नहीं है, इसकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो हाँ यार ये बंदा घूमता फिरता रहता है, इसका मसला नहीं है, ये आता भी है, जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात बहुत लंबी हो रही तो मैं आपको एक बात बस मुद्दे पे आता हूँ कि अगर कभी भी कोई कनाडा के अंदर रिफ्यूज़ होता है, तो नॉर्मल में हो या कैन प्लस में हो, मिस्टेक उसके फॉर्म के अंदर होती है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं होती। हाँ, नॉर्मल वाले के डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक होती है कि कोई कोई लोगों का टैक्स रिटर्न अलग होता है और बैंक के अंदर बहुत पैसे आ रहे होते हैं। टैक्स आप इतना पे नहीं कर रहे, बैंक में ज़्यादा पैसे आते होते हैं, तो इस वजह से भी रिफ्यूज़ल होता है। उनके डॉक्यूमेंट्स में इशू हो सकता है, कैन प्लस वाले के डॉक्यूमेंट्स में इशू नहीं हो सकता, क्योंकि कैन प्लस में डॉक्यूमेंट्स की नीड ही नहीं है। कैन प्लस वाले के 100% जो वो होता है ना मिस्टेक, वो उनका फॉर्म होता है, जो ये फॉर्म फिल करते हैं। सही है, तो मेरी ये बात अपने दिमाग में सब बिठा लो कि अगर आप कैन प्लस में रिफ्यूज़ हुए हो तो जाहिर कैन प्लस में भी और नॉर्मल में भी GCMS नोट मंगवा लो अगर आपको दोबारा अप्लाई करना है। अगर कोई बंदा नॉर्मल में रिफ्यूज़ हुआ है, उसके बाद अभी US का वीज़ा आ गया, तो वो पागल ना हो जाएगा यार मैं कैन प्लस में अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं, अप्लाई कर तो सकते हो, लेकिन पहले देखोगे आप पहले रिजेक्ट क्यों हुए थे। अगर आपने कैन प्लस दोबारा अप्लाई कर दिया तो आपका रेशो कम होगा अप्रूविंग का। क्यों कम होगा? क्योंकि आपका पहला वाला रिफ्यूज़ल ये देखेगा कि आप क्यों पहले रिफ्यूज़ हुए। तो बेहतर है कि आप GCMS नोट $5 पे करके मंगवा लो, उसके अंदर देखो क्या मिस्टेक हुई थी, आपने फॉर्म में की थी या डॉक्यूमेंट्स में की थी। अगर डॉक्यूमेंट्स में की थी तो ठीक है, कैन प्लस अप्लाई कर दो, हो जाएगा। अगर फॉर्म में की थी तो फॉर्म में वो मिस्टेक को ठीक करो। सेम इसी तरह अगर कोई कैन प्लस में रिफ्यूज़ हुआ है तो कैन प्लस वाला अपना देखे दोबारा अप्लाई करने से पहले कि आपको क्यों रिफ्यूज़ किया है। दोबारा फॉर्म फिल करो, उस मिस्टेक को ठीक करो, ताकि वीज़ा ऑफिसर वो देखे, दोबारा पिछला रिफ्यूज़ल देखे कि इसकी मिस्टेक कहाँ थी। क्योंकि जो आपको GCMS नोट देता है ना, तो वही नोट वो अपने पास भी वीज़ा ऑफिसर खोल के देखता है कि आप पहले क्यों रिफ्यूज़ देते हो। तो सेम नोट आपके पास भी होते, तो आप उस चीज़ को ठीक करोगे तो वो देखेगा कि यार इसने अपनी ये चीज़ ठीक कर ली, तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सही है। और दूसरा एक और चीज़ कि सब लोग पूछते हैं कि ये हम दोबारा फ़ौरन अप्लाई करते हैं। देखो, फ़ौरन अप्लाई कर सकते हो, आप करेक्ट करके कर दो, लेकिन इतना बेसब्रे नहीं हो कि वो अब जैसे अगर मैं एक रिजेक्ट हुआ, मैं दोबारा अप्लाई करूँ फ़ौरन से, तो बोलेगा इतना क्या, खाली घूमने आने के लिए इतना बावला क्यों हुआ हुआ है ये बंदा कि फ़ौरन ही रिजेक्ट होते ही अप्लाई कर दिया। बेहतर ये कि 3-4 महीने का सुकून लो और फिर अप्लाई करो। ये कुछ टैक्टिक्स होती हैं, ठीक है। अप्लाई तो आप फ़ौरन भी कर सकते हो। कुछ टैक्टिक्स होती हैं, जो कुछ स्टैटिक्स होती हैं, तो जो हम इसको रीड करके आपको बताते हैं। सही है। तो बस अब यही बातें थी, कुछ बतानी थी। बस आप भाई को दुआओं में याद रखें। इंस्टाग्राम पे मस्त फॉलो करें, कोई सवाल हो वहाँ पे पूछें, काम के सवालात। सही है, बिला वजह टाइम पास नहीं करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।